हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन राजनीति में अब चेहरे इतने हैं कि लोगों की सहूलियत के लिए ज़रूरी है कि हम आपका उनसे परिचय कराएं। और ये गौरव रावत हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के युवा सदस्य हैं। पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उन उपचुनाव में भाजपा के किले पर इन्होंने समाजवादी का झंडा लहराया था। और गौरव रावत से आपकी मुलाकात हम इस खास कार्यक्रम में करा रहे हैं, जिसे आप जानते हैं कि इंडियन ओपिनियन का लोकप्रिय कार्यक्रम है लोक सेवक, जिसमें अक्सर हम आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी इस कार्यक्रम में। गौरव जी से हम लोग जानते हैं कि जो इनके बारे में मुझे जानकारी मिली, पता चला कि अच्छे स्टूडेंट थे, बीटेक कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और मन में इनके ये था कि आईएएस बनेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे और प्रशासनिक अफसर बन के देश की सेवा करेंगे। तो जो सफ़र ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए शुरू हुआ था वो सियासत की राहों पर कैसे आ गया? दीपक भैया, पहले तो नमस्कार आपको। और ये समझ लीजिए शायद ऊपर वाले को, या कह लीजिए कि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे इस लाइन में, राजनीति में, क्योंकि मुझे बचपन से ही लोगों की मदद करने का शौक़ था। मैं जिस लायक होता था लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद किया करता था। तो जब मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम में लखनऊ विश्वविद्यालय के चुनाव हो रहे थे। तो एक दो दोस्त मेरे थे जो लखनऊ विश्वविद्यालय, उस टाइम पवन पांडे जी हुआ करते थे, जो छात्र संघ के लिए समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे। तो उनकी मैं मदद करना चाह रहा था और मैं कर भी रहा था अपने तरीके से। जो मेरे जानने वाले लोग हुआ करते, स्टूडेंट होते थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, वहाँ से फिर धीरे धीरे करके मेरा फाइनल ईयर में एक्सीडेंट हो गया था। तो क्योंकि मेरा फाइनल जब एक्सीडेंट हो गया तो मैंने बीटेक की पढ़ाई की 6-7 महीने ब्रेक हो गया। फिर मुझे लगा कि फिर धीरे धीरे करके राजनीति के लोगों से, क्योंकि जब बेड रेस्ट हो गया 6-7 महीने का, तो लोग आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जब एक गैप हो गया तो मेरा मन उसमें ना लग के, क्योंकि मुझे लगा कि अब शायद फिर मैंने 2008 और 9 में मैंने समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। उस टाइम लोकसभा चुनाव 2009 के चालू हुए थे। तो 9 से मैं सक्रिय सदस्य हूँ पार्टी का। और उसके बाद मैं 13 में समाजवादी पार्टी का प्रदेश जो प्रकोष्ठ होता है, अनुसूचित प्रकोष्ठ का, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम थे आदरणीय सुभाष पात्री जी, जो इस टाइम विधायक हैं और पहले भी 12 से 17 वाले में भी थे, गाजीपुर सैदपुर विधानसभा से। उनके साथ मैंने काम किया। फिर मुझे उन्होंने मेरे काम को देखते हुए प्रदेश से सचिव बनाया। उसके बाद फैजाबाद मंडल का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद मैं लखनऊ मंडल का भी प्रभार मैंने किया। तो क्योंकि मेरा जनपद बाराबंकी था, उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल साहब के मेरा जो काफ़ी आना जाना रहता था, संपर्क में आया। उसके बाद मुझे जब 2019 का आपका चुनाव आया बाराबंकी का लोकसभा का, तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं, क्योंकि मेरा गृह जनपद है और यहाँ के लोग, जानने वाले सब लोग मिले, अच्छे थे समाजवादी पार्टी की। क्योंकि यहाँ जो समाजवादी पार्टी का जो भी वर्चस्व है बाराबंकी में बेहतर था, और इटावा के बाद जो भी है बाराबंकी ही जाना जाता है समाजवादियों के नाम से। तो मैं, क्योंकि मेरे ताऊ जी भी राजनीति में थे, आदरणीय रामसेवक यादव जी के साथ प्रदीप बाबू और आदरणीय जायसवाल जी, जो हमारे बाराबंकी में रहे हैं और काफ़ी लोगों की जो भी बीच में रहे काम किया। तो वहाँ से भी हमको हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड, क्योंकि हमारे ताऊ जी जिला पंचायत सदस्य रहे, मिल के डायरेक्टर रहे चीनी मिल के, तो उनसे भी कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा मिलती रहती थी लोगों की मदद करना। तो उसी के माध्यम से आप सब लोग मिले। बाराबंकी में उस टाइम सरकार थी जो 12 से 17 वाली में, उस टाइम भी काफ़ी लोगों से मेल जोल होता गया और कहीं ना कहीं मुझे सब लोगों का सहयोग मिलता रहा। तो हिम्मत और बढ़ती गई। और 19 में मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से गठबंधन हुआ या कुछ हुआ, मेरा नाम गया, लेकिन नहीं, मैं दावेदार या मैं प्रत्याशी नहीं बन पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने मेहनत करी, कुर्सी विधानसभा और सदर में, क्योंकि सदर मेरा घर आता है, कुर्सी क्योंकि प्रभारी जो थे राम सिंह यादव जी, वो मेरे जानने वाले थे। अच्छा गौरव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब आपका पदार्पण हुआ बाराबंकी की सियासत में, तो आपकी जो सक्रियता दिखी वो लोकसभा के चुनाव के लिए दिखी। और ये एक बार उम्मीद भी थी लोगों को कि शायद पार्टी इस बार एक युवा चेहरे पर दांव लगाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास विफल हुए। लेकिन पहले प्रयास में जब आपको मौका मिला उपचुनाव का, विधानसभा का, और पहले ही प्रयास में
पहला ही चुनाव आपने अपने जीवन का लड़ा और वो चुनाव आपको सीधे विधानसभा की चौखट तक ले गया। तो अप्रत्याशित था या फिर आप मानते हैं कि एक मजबूत रणनीति थी इसके पीछे जिसकी वजह से आपको इस तरह से सफलता मिली? बिल्कुल, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत जो रणनीति थी बहुत काफ़ी हद तक मजबूत थी, क्योंकि उन्होंने जिनके समझ लीजिए सहयोग से या जिनके आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, फरीद महफूज किदवई साहब, राकेश वर्मा जी और जनपद के जो सम्मानित हमारे विधायक हैं बड़े भाई सुरेश यादव जी और एमएलसी साहब, जो भी जनपद के और भी नेता थे, सबसे सलाह मशविरा करके हमारे नाम पे, क्योंकि आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, फरीद महफूज किदवई साहब, कभी हुआ करता था दोनों लोग अलग अलग लड़ते थे आमने सामने, लेकिन दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको ऐसे मिला समझ लीजिए। और उसके बाद राकेश भैया और जो हमारे जनपद के एमएलसी साहब हैं सुरेश यादव जी, सब लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया। और हमारे जो युवा साथी थे, खास करके उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी जनपदों से जो प्रभारी बना के आए, और हमारे युवा साथियों का, हमारे नात रिश्तेदार जो भी थे जनपद के, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तब जाके ये जो लड़ाई थी हमारी हम लोग जीत पाए। आपने सबका नाम लिया। बेनी प्रसाद वर्मा जी बड़े पुरोधा थे समाजवादी पार्टी के, हमारे बीच में नहीं हैं। उनके पुत्र राकेश वर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आपने फरीद किदवई साहब का नाम लिया, आपने एमएलसी राजेश यादव राजू का नाम लिया, विधायक सुरेश यादव का नाम लिया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी में अरविंद सिंह गोप का भी एक नाम है और ये माना जाता है कि वो अखिलेश यादव जी के भी करीबी हैं, पुराने नेता हैं और उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में जब से सियासत में कदम रखा कभी दूसरे दल में नहीं गए। लेकिन ऐसा लगता है कि बाराबंकी में जो समाजवादी पार्टी का स्वरूप है वहाँ दल तो एक है लेकिन दिल अलग अलग हैं। शायद यही वजह है कि उनका नाम आपने नहीं लिया, उनको याद करना भूल गया। शायद वो मैं भूल गया, लेकिन क्योंकि वो तो, अब एक बात बता दूं, जो आदरणीय गोप जी हुआ करते थे, मैं जब उनसे निवेदन करने गया कि मेरे नामांकन में आपको आना है, तो उन्होंने यही कहा कि गौरव मैं नवरात्र में नहीं निकलता हूं। लेकिन उन्होंने उस जो हमेशा से उनका जो नियम था उन्होंने तोड़ के मुझे आशीर्वाद दिया। तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने भी, क्योंकि नामांकन में आना और नवरात्र में वो कहीं हो सकता आप भी जानते हो तो भी नवरात्र में कभी नहीं निकलते, लेकिन मेरे नामांकन में आए थे। इसका मतलब वो भी आपकी जो लिस्ट है नेताओं की जिनको आप बहुत तवज्जो देते हैं, जिन्हें आप बहुत महत्व देते हैं, उस लिस्ट में शायद वो छूट गए, अरविंद सिंह गोप का नाम भूल गए आप लेना, या फिर कहीं ना कहीं ये सवाल के बाद आप बता रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो चर्चा आप कर रहे थे उस चर्चा में कहीं ना कहीं वो आपने उन्हें अनदेखा किया या कोई नाराज़गी और गुटबाजी है? मैं ये कह रहा था कि क्योंकि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, फरीद महफूज किदवई साहब और राकेश वर्मा जी क्योंकि वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो मैं कह रहा था कि उन लोगों का हमें इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि वो लोग वहाँ पे काम कर चुके, वहाँ पे विधायक रह चुके हैं, वहाँ पे वर्षों का उनका कार्यकाल रहा है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा था। ये ना कि मैंने कहा जनपद के सभी जो भी भाई जिला संगठन था, जिलाध्यक्ष हमारे हम उम्र साथी हैं, वो भी बेचारे हर टाइम देर सवेर हमारे साथ, जिस दिन लास्ट चुनाव था 2 बजे तक तो रात में मेरे साथ रहे, तो सबने सहयोग किया, तब जाके ये लड़ाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार से हमारी लड़ाई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2-2 मीटिंगें करी हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी थी, सबने साथ दिया, सबने सहयोग किया, तब जाके निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई थी और वो लड़ाई आपने जीती भी। और जो सीट हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जिस सीट से आप विधायक हैं वो सीट आपने भारतीय जनता पार्टी से उस समय छीनी। उनकी आज भी सरकार है, उस समय भी उनकी सरकार थी और केंद्र में भी वो कायम थे और प्रदेश में भी कायम थे, आज भी कायम है। उस परिस्थितियों में एक सीट वहाँ से जीत लेना जिस पर भगवा ध्वज लहरा रहा था, कमल का निशान जिस पर था उस पर साइकिल का निशान आपने वहाँ पर कायम किया, ये एक मुश्किल काम था, निसंदेह एक उपलब्धि रही। बाराबंकी जनपद को जितना आपने देखा है, समझा है, कहा जाता है कि राजधानी लखनऊ की जो छाया है वो इस ज़िले के लिए कभी कभी सौभाग्य भी हो जाती है और कभी कभी दुर्भाग्य भी हो जाती है। आज भी इस जनपद में उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के युवाओं को लखनऊ की ओर जाना पड़ता है, कोई गंभीर हो जाता है तो इलाज के लिए लखनऊ भागना पड़ता है। बाराबंकी अभी तक एक जनपद की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक जनपद का जो अपना स्वरूप है, अपना जो गौरव है, वो बाराबंकी अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। आज भी एक कस्बाई संस्कृति, एक कस्बे के रूप में देखा जा रहा है।
तो लखनऊ पर राजधानी है तो पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ जाते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बाराबंकी के लोग कब तक लखनऊ पर आश्रित रहेंगे? अब ये तो सरकार जब हमारी आएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूर्ववर्ती सरकार में जब हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उस टाइम उन्होंने बाराबंकी को कहा था कि अब की बार अगर मेरी सरकार बनती है, उन्होंने प्रयास भी किया था, आदरणीय सुरेश यादव जी हैं, उन्होंने लिख के भी दिया था, मांग भी करी थी कि मेट्रो से हमारे बाराबंकी को जोड़ा जाए। उस समय नगर की जो बसें होती थी बाराबंकी तक आना शुरू हो गई थी। और रही बात स्वास्थ्य की बात आपने करी, 100 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार है अभी तक, क्योंकि सरकार हमारी लोगों की चली गई, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई। नहीं, अब तक ये ट्रामा सेंटर जो बनके तैयार है अब तक चल जाता। रही बात शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के मामले में हमारे नेता हों, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे हमारे जो जनपद के बड़े नेता रहे, सब लोगों ने प्रयास किया। डिग्री कॉलेज जो अपने स्तर से जो कर सकते थे, महाविद्यालय जितने भी हो सकते थे, सरकारी नहीं हो पाए। लेकिन अब अगर हमारी सरकार आती तो हम आदरणीय अपने नेता से निवेदन करेंगे कि हमारे जनपद में हॉस्पिटल और जो भी मेडिकल कॉलेज या जिस तरीके जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हम लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, ताकि हमारे जनपद को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप विधायक हैं, जो जैतपुर विधानसभा है, उसी क्षेत्र से जो वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के, वो एमएलए रहे और कई वर्षों से उनकी सत्ता भी है। जैतपुर में जब आप घूमते हैं अपने गाड़ी से और जब आप मिलते हैं, पैदल चलते हैं गांव देहात में, तो जैतपुर का कैसा स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है? उपेंद्र रावत, किसी गांव में जब आप जाते हैं तो वहाँ उपेंद्र रावत के किए हुए काम दिख रहे हैं, उनकी छाप दिख रही है, उनका कैसा व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है, क्षेत्र के लोगों का क्या फीडबैक है? और सिर्फ विपक्ष के विधायक के नाते नहीं, एक ईमानदार विश्लेषण आपका क्या है? जैतपुर को क्या दिया है उपेंद्र रावत ने, और जनता ने जो परिणाम दिया वो अलग बात है कि वो सीट वहाँ से नहीं बचा पाई बीजेपी, आपने वो सीट उनसे छीन ली, लेकिन फिर भी क्या कुछ वहाँ पर उन्होंने दिया है? सांसद भी हैं वो, विधायक भी थे वहाँ से, केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी सरकार। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो क्योंकि ऐसे दल से हैं वहाँ पे समस्याएं ज़्यादा होती, बातें ज़्यादा होती, काम कम होते हैं। क्योंकि वो क्षेत्र जितना समाजवादी सरकारों ने किया है उसके अलावा मुझे कोई कार्य ज़्यादा तो नहीं दिखाई पड़ा आज तक। हो सकता आप भी क्षेत्र में गए होंगे तो आपको भी कोई बड़ा काम नहीं दिखाई पड़ा होगा। रोड नाली खड़ंजे भले बन गए हों और कोई बड़ा काम स्कूल कॉलेज या बस स्टॉप, ऐसी कोई योजना अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई पड़ी जिससे जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को फ़ायदा हो, लाभ हो। क्योंकि सरकार 14 वाली जो थी लोकसभा, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में हमारी थी, जो हम लोग काम कर सकते थे किए। 17 से जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने हुए हैं, तब से बाराबंकी जनपद का आप हाल देख लीजिए, रोडों का चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, हमें तो लगता है जनता को परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिला है आज तक। और आदरणीय सांसद जी हो सकता करना भी चाह रहे हों, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं, सीमित होते हैं, अधिकार होते हैं। जब अगर ऊपर से आएगा तभी तो कुछ करा पाएंगे। इसलिए उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं भी अगर अधिकारियों से बात करता हूँ, अभी रोडें बनी हुई हैं, जो आपके हैदरगढ़ रोड है, इस पे आप देख लीजिए इतने गड्ढे हैं, यहाँ से लगा कोठी तक आप चले जाइए। आपके बाराबंकी जैतपुर से, जो बाराबंकी शहर से जैतपुर वाली मेन रोड है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद सलेमपुर घाट मैंने लिख के दिया, पानी टंकी से लगा के सतरिक वाली जो आपकी रोड है, इस पर भी। लेकिन जब पैसा नहीं, बजट नहीं, अधिकारी रोना रो रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? सरकार ऐसी आ गई है कि बस समस्या, अब इधर कोरोना 1 साल से चल रहा है जब से मैं विधायक बना हूँ, तो अब जब भी जो समस्या होती, क्योंकि इसमें सरकार दोषी है, और अगर हो सकता सरकार कुछ अच्छी नीतियां अपनाए जिससे जनता का विकास किया जा सके, और हम लोग भी इसी में प्रयासरत हैं। लेकिन हो सकता अब इनका वक्त बहुत करीब है और हो सकता है जनता जवाब देगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी को युवाओं की पार्टी कहा जाता है और आप भी युवा हैं और लगभग 36 वर्ष की आपकी आयु है। अभी तक जो अपने अपनी पार्टी को देखा, समाजवादी पार्टी में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगा और क्या वजह रही? किसके व्यक्तित्व से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? किसे इस पार्टी में रोल मॉडल किसे मानते हैं? अब ये मत कहिएगा कि अखिलेश जी को ही रोल मॉडल मानते हैं, कि जाहिर सी बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी प्रशंसा करना हर कार्यकर्ता के लिए ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है और इच्छा भी हो सकती है। लेकिन एक निष्पक्ष रूप से बताइए कि आपको राजनीति में अभी तक
अपनी पार्टी में या फिर किसी और पार्टी की भी अगर हम बात करें, आपको पूरा मौका देते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ बताइए कि राजनीति में आप किसी रोल मॉडल मानते हैं जितने भी नेताओं के बारे में आप जानते हो, और कुछ ऐसा रहा हो जिस वजह से आप आकर्षित हुए राजनीति की ओर? मैं अगर अभी आपने जो बात करी, वास्तव में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रोल मॉडल मानता हूं, क्योंकि उनसे मिलना, और हम लोग जैसे छोटे से कार्यकर्ता, कभी जब भी मैं विधायक नहीं था तब भी अगर मैं मिलता था हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, तो हमेशा मुझे नाम से जानते थे, और कभी भी कोई बात होती थी हम लोग सीधे बात कर लेते हैं। अभी भी आम कार्यकर्ता हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, अगर वो उनमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और उन्हीं से प्रभावित होकर शायद मैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम यूथ के लीडर हुआ करते थे जब मैं आया हूँ। नहीं, आप अखिलेश जी को रोल मॉडल मानते हैं, अच्छी बात है। नेताजी मुलायम सिंह यादव को रोल मॉडल क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि नेताजी को हमारे नेता हैं, सरपरस्त हैं हमारे पार्टी के, समझ लीजिए वो सरपरस्त नहीं सब कुछ कह लीजिए पार्टी के, लेकिन होता क्या, रोल मॉडल कोई एक होता है। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी काम कर रहा हूँ, नेताजी तो हमारे नेताजी पूरे देश के नेताजी हैं, लेकिन आपने कहा कि रोल मॉडल किसको मानते हैं, तो मैंने ये बात बताई, क्योंकि जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य शैली है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं ही नहीं, सारे लगभग, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला निकलता है उस ओर समझ लीजिए सारे युवा उत्तर प्रदेश के हों चाहे देश के कोने कोने से लोग, जिस तरफ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल जाते हैं उस तरफ बताने की जरूरत नहीं पड़ती कौन जा रहा है। तो बस। अच्छा गौरव जी, आपका जो परिवार है, माता जी पिताजी, एक ग्रामीण परिवेश के परिवार से आप आते हैं, और आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे। परिवार में आपके जो भाई बहन हैं, तो पूरे परिवार ने जब राजनीति में आपको एक सफलता मिली, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कम परिश्रम करना पड़ा आपको, क्योंकि पार्टी का आशीर्वाद आपके साथ था और आपको मौका मिला विधानसभा में जाने का, तो पूरे परिवार का मतलब किस तरह का रिएक्शन था? और वो परिवार जो गांव देहात में खेती बाड़ी से जुड़ा हो, उस परिवार का एक बेटा, और परिवार के आप बड़े बेटे हैं, उस परिवार में सभी लोग आपसे छोटे हैं, आपके 3 भाई और हैं जो आपसे छोटे हैं, तो किस तरह से पूरे परिवार में इस खुशी को लोगों ने स्वीकार किया? परिवार में किस तरह से विचारधाराएं लोगों की बदली? एक परिवार जो खेती किसानी से जुड़ा था, अब वो एक राजनीतिक परिवार हो गया है। मेरा परिवार लगभग, मैं जब से मेरे, क्योंकि ताऊ जी आदरणीय राम सेवक यादव जी के साथी हैं, तो राजनीति में तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं था, मेरे ताऊ जी थे तो मैं भी था, क्योंकि मैं 2009 से राजनीति में सक्रिय हूँ। और क्योंकि मैं प्रदेश कार्यकारिणी में था, अनुसूचित जाति प्रदेश का जो भी संगठन होता था मैं काम किया करता था, और उसके बाद लगभग मान लीजिए जो भी जिम्मेदारी मिलती। विधायक बनने के बाद क्या दृश्य बदला? जो नया दृश्य आपके सामने आया, उसको, उसमें आपने और आपके परिवार ने किस तरह से खुद को उस नए दृश्य में समाहित किया? कैसे आसपास का वातावरण बदला, लोगों का व्यवहार कैसे बदला, और आप क्या अनुभव किया आपने कि यदि अचानक आप शक्तिशाली हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो आसपास के लोगों का व्यवहार, लोगों की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से बदलती हैं? मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो पहले से मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण है कि मेरे अगल बगल के जितने भी गांव थे, सब लोग मेरे चुनाव में, चाहे जिस बिरादरी का भी हो, सब ने इतना प्यार दिया। मैं खुद जाता था जब क्षेत्र में तो कहते थे भैया आपके फलाने गांव से ये लोग आए थे, तो मुझे बचपन से ही लोगों का प्यार में, क्योंकि मेरे पिताजी का और मेरे ताऊ जी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा था, लोग हमेशा मदद करते आए हैं और करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। और हमें नहीं लगता मेरे अंदर कोई परिवर्तन है मेरे लोगों, क्योंकि मैं वैसे ही था, सरल था, आज भी वैसे ही हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा ना परिवर्तन है ना मेरे परिवार वालों के अंदर कोई। अच्छा, किसी भी राजनीतिक दल में एक नेतृत्व होता है, लेकिन नेतृत्व के बाद जब नेतृत्व के हम सेकेंड और थर्ड लेयर की बात करते हैं, या जनपदों के संगठन की, जिला संगठन की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक ये कड़वी सच्चाई है, लगभग हर दल में ये दृश्य होता है। कुछ अपने गुट होते हैं, कुछ बड़े लोग नेताओं के चाहने वाले होते हैं। बाराबंकी में भी ये बात कई बार देखने को मिली, सोशल मीडिया पे भी कई बार ये बातें आ जाती हैं कि साहब अरविंद सिंह गोप जो हैं उनका गुट अलग है, सुरेश यादव जी का गुट अलग है, राकेश वर्मा जी का गुट अलग है, और अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, हर जगह दावेदार खड़े हो रहे हैं। आपकी सीट से भी कई लोग सामने आ रहे हैं कि साहब ये इस बार टिकट हमें मिल जाए। कुर्सी में
फरीद किदवई एक ज़माने से में वहाँ विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी थे। अब वहाँ अदनान चौधरी और कई लोग सक्रिय हो रहे हैं। दरियाबाद का भी परिदृश्य बदल रहा है। वहाँ राजा राजीव कुमार का जो वर्चस्व है, अब वहाँ नए लोग वहाँ भी टिकट मांग रहे हैं। तो आपकी सीट और पूरे ज़िले में जो सीटें हैं, वहाँ पर जिस तरह से एक प्रतिद्वंद्विता है, कंपटीशन बढ़ा है और टिकट का समय धीरे धीरे 22 का माहौल बन रहा है, इन सारी परिस्थितियों का क्या असर पड़ेगा और आपसी संघर्ष जो है वो कितना प्रभावित करेगा? सारे नेताओं का जो भी हैं, सबका उद्देश्य एक है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। और टिकट मांगना सबका अधिकार होता है, जिसको मिल जाएगा वो सब लोग लड़ाते हैं। आप देखते आए होंगे, चाहे अभी लोकसभा में मैं खुद मांग रहा था, लेकिन जब आदरणीय रामसागर रावत जी को मिला, मैंने बाईमानदारी लड़ाया। और वो किन्हीं भाई, अब ये जीतना हारना तो लोगों के, जनता के हाथ में होता है, नेताओं के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जनता ने निर्णय लिया, जनता का जो निर्णय हुआ हमारे सारे नेताओं ने स्वीकार किया। अभी मेरा ही चुनाव था, उपचुनाव जो हो रहा था मेरा, सब सारे नेता लगे थे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि सबका हक है सबको टिकट मांगने का, लेकिन जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, मिलता आया है। आप भी देखते हैं कि सब लोग ईमानदारी के साथ लड़ते हैं और जीतते हैं, सरकारें बनती हैं। और ऐसे ही समाजवादी सरकारों का, समाजवादी वर्करों का आपने देखा होगा, चाहे नेता हों, सबका व्यवहार हमारे यहाँ तो एक मंच पे सब लोग जाते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। अब ये है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हमारे पार्टी में है, क्योंकि हमारे नेता एक हैं, सब उन्हीं के आदेश का पालन होता है। समाजवादी पार्टी उन्हीं के आदेशों पे चलती है। जीवन का उद्देश्य क्या आपने निर्धारित किया? कभी सोचते होंगे, कभी अकेले बैठते होंगे कि भाई अब तो राजनीति में आ गए हैं और ऊपर वाले ने विधायक भी बनाया, जनता ने विधायक भी बनाया, तो अब आप क्या मानते हैं कि किस तरह से जीवन का बेहतर सदुपयोग हो और राजनीति में और जीवन में? और अब तो चूँकि जीवन राजनीति सब एक हो गया है, तो ये माना जाए कि आपके राजनीतिक जीवन में आपके अपने लक्ष्य क्या हैं, किन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और किस तरह से आप मानते हैं कि हर मनुष्य एक सपना देखता है अपने जीवन को, जहाँ वो संतुष्टि के बिल्कुल सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना चाहता है, जहां उसके लिए सारी सुविधाएं हो, नाम हो, मान सम्मान हो। तो आपके लिए वो ऊंचा शिखर क्या है? बस मेरा सबसे ऊंचा शिखर है कि मैं जिस नेता के निर्देशन में काम कर रहा हूँ, उनके नज़रों में मेरी इज्जत बनी रहे, प्यार बना रहे। इसी प्रकार जो बाराबंकी, ये तो आप बड़ी फॉर्मल बात कर रहे हैं, बड़ी औपचारिक बात कर रहे हैं। ये तो इस तरह के रटे रटाए बयान हम लोग सभी नेताओं से सुनते हैं। आप नौजवान हैं, आपका ज़रूर, और आपके साथ जो नौजवान हैं उनके भी सपने आपसे जुड़े हैं कि भाई अब सरकार मान लो आगे बनती है, 22 में मौका दे देती है जनता, तो भाई गौरव रावत कैबिनेट मंत्री भी बने, आगे चल के गौरव रावत देश की बड़ी पंचायत में, लोकसभा में भी जाएं। तो गौरव रावत की सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है, गौरव रावत के जितने समर्थक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, ये कहा जाता है बहुत से नौजवान भी आपसे जुड़े हुए हैं और बड़ी तेज़ी से आप लोकप्रिय हुए हैं नौजवानों के बीच। तो वो सारे हज़ारों नौजवान आपको अपने सपनों को आपसे जोड़ते हैं, तो उनके भी बहुत से सपने हैं आपके बारे में। तो आप आगे, आपकी जो आगे दिशा होगी, आपका आगे जो मुकाम होगा, उसी के साथ आपके समर्थकों का भी मुकाम होगा। अब मेरा मुकाम तो आपने देख लिया, विधानसभा में ही जाना। लोगों के सपने होते हैं, ऊपर वाले और हमारे नेताओं के आशीर्वाद से मैंने सपना पूरा कर लिया। और बस यही मैं चाहता हूं कि बस ऐसे ही सबका प्यार, आशीर्वाद जनपद के लोगों का, प्रदेश के लोगों का, नेताओं का, बड़े बुजुर्गों का, सबका बना रहे। बस ऊपर वाला ऐसे ही सब लोगों का आशीर्वाद हम पे बना रहे और बस यही से चलता रहे। आपके तमाम नेता हैं जो उन्होंने सत्ता का भी स्वाद चखा है। आपने आपकी राजनीतिक पारी में जब आपको विधानसभा में प्रवेश मिला तो विपक्ष के विधायक के रूप में आपको मिला। बाराबंकी में जहां आप राजनीति करते हैं, वहां के जिला प्रशासन, वहां के अधिकारियों से सही सहयोग मिलता है या फिर विपक्ष के होने के नाते उपेक्षा करते हैं? कई बार ऐसा भी लगता है कि सत्ता नहीं होती है तो जनप्रतिनिधि का आदर नहीं होता है, अधिकारी सम्मान नहीं करते, कई बार थानेदार भी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, कई बार ऐसा, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जो जनपद के अधिकारी हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम कहते नहीं कि उनको ना करना पड़े। और मैं जो भी अगर कहता हूँ सही काम के लिए कहता, तो संभवतः सारे, नहीं तो मतलब भर के काम,
कह लीजिए कि जो ज़रूरी होते हो जाते हैं। अच्छा, बाराबंकी जनपद को आप चूँकि जहाँ रहते हैं आप, जो आपका पैतृक गांव है वो आपका सदर विधानसभा से लगता है और जैतपुर विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी आपने पार्टी के लिए काम किया। इस जनपद की अगर आपसे कहा जाए कि इस जनपद की 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं, 3 ऐसी कमजोरियां क्या हैं जिस वजह से ये ज़िला विकास की रफ्तार में और ज़िलों से पिछड़ा हुआ है? सबसे बड़ी समस्या जनपद की है क्योंकि इस टाइम परिवहन के लिए रास्तों की ज़रूरत होती है। अगर रास्ते सही हो जाएं, शिक्षा के लिए अगर अब हमारा जो सबसे रामनगर तराई क्षेत्र है, इधर आपका महमूदाबाद साइड पड़ता सीतापुर बॉर्डर पे और इधर आपका लखनऊ बॉर्डर पे पड़ता है। उधर एक तो अगर मैं चाहूँगा कि ब्लॉक अगर बन जाए, निंदूरा ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, अगर उसमें एक ब्लॉक हो जाए, उधर अगर कोई डिग्री कॉलेज हो जाए या महिला डिग्री कॉलेज हो जाए तो बहुत से, क्योंकि वहाँ पे बच्चियाँ हो सकता है, दूर दराज में सरकारी कोई डिग्री कॉलेज नहीं, वहाँ पे उसके बाद हॉस्पिटल अगर उधर हो जाए, क्योंकि हमारा जनपद बहुत बड़ा जो क्षेत्र है हमारे जनपद का, तो सबसे बड़ी समस्या यही है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रास्ते अगर बन जाएं परिवहन के, क्योंकि अगर रास्ते बनेंगे तभी जाके विकास संभव हो सकता है। रास्तों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी जनपद या प्रदेश के विकास में। तो गौरव जी, आपने तमाम मुद्दों पे बात की, एक मुद्दा रह गया और मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे का भी हम लोग यहाँ पर जो है इस मुद्दे को भी रखें और उसकी चर्चा करें। आप अभी तक कुंवारे हैं और 35 साल 36 साल लगभग आपकी उम्र भी हो रही है, विधायक भी हैं आप, तो आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपके साथी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उन्हें बारात ले जाएंगे। बस अगर लॉकडाउन ना होता तो इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होता, क्योंकि मेरा जो भी शादी की बातें फाइनल हो गई हैं, दोनों परिवार राजी हैं, बस डेट आनी है। खुलासा करेंगे कि आपके कार्यकर्ताओं को जो उनकी आपको निमंत्रण के साथ खुलासा हो जाएगा और उनकी भाभी, उनकी भौजाई कहाँ से आ रही है, किस जनपद से आ रही हैं? लखनऊ से आ रही, बस इतना जान लीजिए बस। ठीक, विधानसभा की मेंबर वो भी तो नहीं है? नहीं, वो विधानसभा की मेंबर नहीं है। भविष्य में आप उन्हें मेंबर बना देंगे? नहीं, वो क्योंकि डॉक्टर हैं इसलिए जो है जी। डॉक्टर्स, अधिकारी भी राजनीति में आते हैं, हम उम्मीद, चलिए खैर वो निर्णय आपका है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक नौजवान विधायक के रूप में आपने विधानसभा में कदम रखा और कभी आपकी धर्मपत्नी भी जो है आपके पद चिन्हों पे चलेंगी, धर्मपत्नी को हमारी संस्कृति में अर्धांगिनी माना ही जाता है, तो कभी आपके आधे दायित्वों का वो भी निर्वहन करेंगी और सियासत की राहें पकड़ेंगी, आपके हाथों को मजबूत करेंगी। तो गौरव रावत जी से आपकी मुलाकात हुई आज और अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर इन्होंने रोशनी डाली, कुछ बातें हुई, कुछ राजनीतिक चर्चाएं हुई। चूँकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के युवा विधायक हैं और जैसा कि खुद आपको बताया इन्होंने कि कोरोना संकट कम होगा तो बारात भी ले जाएंगे लोगों को, और अभी कुंवारे हैं, शादी होने वाली है। तो गौरव रावत समाजवादी पार्टी के उस दौर में विधायक बने जब पार्टी पर काफ़ी दबाव था, पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लूज़ कर चुकी थी और उपचुनाव में चुनाव जीतकर इन्होंने अपने जनपद में बाराबंकी में कम से कम पार्टी को निराशा से बाहर निकालने का काम किया। और वो ज़िला है बाराबंकी जहां कभी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, उस ज़िले में समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटें हार गई थी। तो गौरव रावत ने समाजवादी पार्टी के सम्मान को कम से कम बाराबंकी जनपद में वापस लाने की कोशिश की। इनके ऊपर जो दांव लगाया पार्टी ने वो सफल रहा। आगे सियासत में बहुत से दांव इन्हें भी चलने पड़ेंगे क्योंकि अब 22 का समर नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। टिकट को लेकर पार्टी में अंदरूनी संघर्ष भी है, हर जगह दावेदार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका राजनीतिक सफ़र बेहतर होगा और आप अपनी ताकत का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे और बिना किसी भेदभाव के जहां भी संभव होगा लोगों को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।